हाँ तो बच्चों, हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनकी फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे अभी। पहला टॉपिक है हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ विजन। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। और जो तीसरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आज पढ़ेंगे हम। तो जो हमारा पहला टॉपिक है उसको हम पहले पढ़ते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है हमारे पास कि हमें पता है कि भाई हमारी आंख में इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब हम ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख से रिमूव कर दिया गया है और उसकी इमेज सेकंड के कुछ हिस्से तक उसकी इमेज जो है हमारे रेटिना के ऊपर प्रेजेंट रहती है, तो ये जो टर्म है, ये जो चीज है वो क्या कहलाती है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये ऑब्जेक्ट है मेरी आंख के सामने, इसकी इमेज जो है मेरे रेटिना के ऊपर बन रही है और जैसे इसको मेरी आंख से रिमूव कर दिया गया तो सेकंड आपको पता है बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, 1 सेकंड, उसका भी 1/16वां हिस्सा इतने टाइम तक, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम फ्रैक्शन है वो, इतने टाइम तक उसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, उसकी इमेज जो है हमारे रेटिना के ऊपर प्रेजेंट रहती है। और यही चीज क्या कहलाती है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाती है। ये चीज ध्यान रखना। टाइम पीरियड कितना होता है, 1/16 सेकेंड। ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इसका जो यूज हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ विजन है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज किया जाता है सिनेमोग्राफी में यूज किया जाता है। जैसे जो मूवी बनाते हैं, वीडियो क्लिप वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर इस सिनेमोग्राफी के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली, सीक्वेंस में पिक्चर ली, किसी जगह के सीक्वेंस वाइज हमने फोटोज ली, पिक्चर ली और उनको हम 24 इमेजेस पर सेकेंड या इससे ज्यादा के हिसाब से हम उसको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं। तो ली हमने कैसे थी, फोटोज ली थी, स्टिल स्टेशनरी फोटोज ली थी, लेकिन इस रेट से जब हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इमेजेस दिखने की बजाय हमें क्या नजर आती है, वीडियो नजर आती है, वो एक वीडियोग्राफी नजर आती है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, सॉरी, वीडियोग्राफी वो हमें नजर आती है। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्या है, कलर मतलब रंग और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रंगों में अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, किसी पर्सन को अगर ये बीमारी हो रखी है तो उसको जो डिफरेंट कलर्स है उनमें अंतर नहीं बता सकता, ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, वो जो डिफरेंट कलर्स है उनमें वो अंतर नहीं बता सकता। तो ये बीमारी क्या कहलाएगी, उसकी कलर ब्लाइंडनेस कहलाएगी। और जिसको ये बीमारी हो रखी है उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट इज अ जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर। और जिसको ये बीमारी होगी उसको उम्र भर इसी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेल में ज्यादा पाई जाती है ये बीमारी एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में होने के चांसेस कम होते हैं और मेल में इसके होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब एक्चुअल में कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, ये तो हमने बता दिया कि होती क्या चीज है, कि भाई जो डिफरेंट कलर उनमें अंतर नहीं समझ में आता, उसको सारे कलर एक जैसे लगते हैं या कोई कलर में वो उनको अंतर नहीं बता सकता, तो ये होता है। लेकिन ये होता क्यों है, कैसे होता है, तो हमने बताया था इमेज किस पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है और रेटिना के ऊपर रोड टाइप और कोन टाइप की सेल प्रेजेंट रहती हैं। तो जो रोड टाइप सेल्स हैं वो किसको रिस्पोंड करती हैं, ब्राइटनेस को, और जो कोन टाइप सेल हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, किसको रिस्पोंड करती हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है उसके साथ कुछ स्पेसिफिक कोन टाइप की जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, उनका नंबर कम होता है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो किसी को रेड या ब्लू इसमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उस पर्सन को रेड कलर और ब्लू कलर की जो कोन सेल्स हैं उनके पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम है, उनका नंबर कम है, या तो वो डिस्टॉर्टेड है या उनका नंबर कम है या वो है ही नहीं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाती है, कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। ये किसी को भी हो सकती है भाई, किसी को रेड कलर ब्लू कलर के साथ हो सकती है, किसी को ब्लैक व्हाइट के साथ हो सकती है, किसी को रेड ग्रीन के साथ हो सकती है, किसी को येलो ऑरेंज के साथ हो सकती है। तो ये किसी की भी पर्टिकुलर कलर के साथ हो सकती है। और एक और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है ये आपके पास, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है उसका कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस किस लिए बनते हैं, ताकि हम व्हीकल चला सकें। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है वो कलर्स तुम्हें तो अंतर बता नहीं सकता। तो हमारे पास जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोस्टली वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जब पर्सन कलर में अंतर नहीं समझ पाएगा तो ट्रैफिक सिग्नल्स को वो फॉलो कैसे करेगा, इसलिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। दूसरा पॉइंट, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स में था, बच्चों में आ गया, फिर उसके बच्चों में चला जाएगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिसको हो गया उसको उम्र भर इसी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमारे पास आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, नियर पॉइंट पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम फार पॉइंट। ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट हमारे पास है कि ह्यूमन आई, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस up to which human eye can see objects clearly। यानी कि नियर पॉइंट वो डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। एक नॉर्मल अडल्ट के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहां तक ह्यूमन आई जो है ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। कितनी दूरी तक ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सकती है, ये उसका फार पॉइंट कहलाता है। कितने नजदीक वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है? नियर पॉइंट कहलाता है। नॉर्मल अडल्ट के लिए जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो जो हमारे पास विजन रेंज है नॉर्मल अडल्ट के लिए वो क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी नॉर्मल अडल्ट के लिए। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमने सिलरी मसल्स के बारे में आपको बताया था। सिलरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस को उसकी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर उसको होल्ड करके रखती है, उसको जकड़ के रखती है। और दूसरे शब्दों में एक और इसका फंक्शन हमने बताया था कि जब ह्यूमन आई को नजदीक का देखना होता है और जब उसको दूर का देखना होता है तो सिलरी मसल्स की वजह से वो उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती है। पॉइंट क्या है कि जब नजदीक का देखना है या फिर हमें दूर का देखना है तो फोकल लेंथ क्या होती है? चेंज होती है। और ये जो एबिलिटी है कि हमारी आंख अपने आप ये काम करती है, हमें नजदीक का देखना है, हमें दूर का देखना है, तो हमारी आंख अपने आप अपनी फोकल लेंथ को चेंज करती है। तो ये जो एबिलिटी है, ये पावर है, वो क्या कहलाती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो गया? इट इज एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई to change its focal length
by itself with the help of ciliary muscles to see nearby or distinct objects। यानी कि जब दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट देखने हैं, तो ह्यूमन आई को फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी और अपने आप सिलरी मसल्स की वजह से वो ये काम करती है। ये एबिलिटी ही क्या कहलाती है? उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। जो नॉर्मल अडल्ट है उसके लिए पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी होती है? 4 डायोप्टर होती है। कैसे? इसको हम एक छोटे से न्यूमेरिकल के हिसाब से हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम क्या बता रहे हैं, ये एक बार पहले भी रिपीट किया था। जब हमें दूर का देखना होता है तो हमारी जो सिलरी मसल्स हैं वो क्या होती है? रिलैक्स्ड होती हैं, ठीक है। और लेंस क्या होता है? थिन हो जाता है। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगी। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो पावर क्या हो जाएगी? कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब हमें दूर का देखना है तो सिलरी मसल्स कैसे होती हैं? टेंस होती हैं, टेंस्ड होती हैं वो। तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? डिक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी आपको डिस्कस किया था, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। अब हमने बताया नॉर्मल एडल्ट के लिए जो हमारे पास नियर पॉइंट है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ होगी वो उसकी। और पावर हम कैसे निकालते हैं? 100/f। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्लासरूम में आपको बताया था पावर। तो ये हो गया 100 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 25। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 4 डायोप्टर। तो एक नॉर्मल एडल्ट के लिए पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी होती है? 4 डायोप्टर होती है, ठीक है।